कैसे हैं आप सभी का स्वागत है यूपी होमगार्ड स्पेशल आज के लिए जो अपनी सीरीज है इसमें आप सभी का स्वागत है। तो मेरे भाई, इसके जो हम पहले भी कुछ पार्ट कर चुके हैं, ये आज पार्ट 2 है। तो इस पार्ट को कवर करते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है बहुत ही। ये अगर प्रश्न सीधे नहीं पूछे गए तो मैं अगली वीडियो कभी लेकर ही नहीं आऊँगा। और आपने वॉइस के लिए कहा था तो मैंने वॉइस के लिए भी बहुत कुछ किया है, अच्छी वॉइस कर दी है मैंने। आप थोड़ा वॉइस पर फोकस अब कर सकते हैं, जो कि अच्छा समझ में आपको आएगा। तो चलते हैं क्वेश्चंस पर। तो ये उत्तर प्रदेश विशेष जो है यूपी जी के है, यहाँ की स्पेशल में स्पेशल है यूपी जी के। तो इसे आप देख सकते हैं। इसका पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की प्रथम राजकीय भाषा हिंदी 1947 है। दूसरी राजकीय भाषा कौन सी है? तो ये दूसरी राजकीय जो भाषा है 1989 में इसे मान्यता दी गई, वो हो जाएगी हमारी उर्दू। इससे अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह स्टेट एम्बल क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा एक व्रत में दो मछली और एक तीर धनुष। मतलब अर्जुन ने जो तीर का निशान, जो एक टारगेट लगाया था, वही इसका जो है प्रतीक है। इससे अगला प्रश्न हो जाएगा, उत्तर प्रदेश को वर्ष 1950 से पहले किस नाम से जाना जाता था? इसका सही जवाब हो जाएगा यूनाइटेड प्रोविंस, संयुक्त प्रांत। इससे अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 9। 8 राज्य और एक दिल्ली। मतलब दिल्ली जो हो जाएगा ये केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा, और जो हमारे ये 8 राज्य हो जाएंगे। 8 हो जाएंगे हमारे राज्य। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो ये हो जाएगा बलिया। इससे अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? तो ये हो जाएगा शामली। इससे अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो ये हो जाएगा सहारनपुर। इससे अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? तो ये हो जाएगा हमारा सोनभद्र। ये हो जाएगा सोनभद्र। सोनभद्र जिला कितने राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? तो ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, इनकी सीमाओं को स्पर्श करता है। ये जो एक जीके का क्वेश्चन पूछ लेगा कभी कभी, तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ये राजस्थान हो जाएगा अपने देश का। इससे अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? तो ये हो जाएगी गोरखपुर में। इससे अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा किस जिले में होती है? तो ये हो जाएगी मथुरा में। इससे अगला प्रश्न है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्यूल्स रिसर्च कहाँ स्थित है? तो ये हमारा हो जाएगा कानपुर में। इससे अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शर्करा नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो ये कानपुर में हो जाएगा। इससे अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी 1859 कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो प्रयागराज से कानपुर तक चलाई गई थी ये। इससे अगला प्रश्न है, रामायण रचयिता महर्षि वाल्मीकि का आश्रम कहाँ स्थित था? तो ये बिठूर कानपुर में हो जाएगा, जो कि हमारा उत्तर प्रदेश का ही एक जिला है। इससे अगला प्रश्न है, संत कबीरदास की मृत्यु निर्वाण कहाँ हुई थी? उत्तर मगहर संत कबीर नगर, जिसे मगहर पहले कहते थे, संत कबीर नगर इसका दूसरा नाम भी कह सकते हैं हम। इससे अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण मृत्यु कहाँ हुआ था? तो ये कुशीनगर में हुआ था। जो हमारे बुद्ध थे उनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया। ये महापरिनिर्वाण कहा गया। इससे अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध धमेक स्तूप और चौखड़ी स्तूप कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सारनाथ, उत्तर प्रदेश में ही है। इससे अगला प्रश्न है, चरकुला किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो हो जाएगा ब्रज क्षेत्र का। इससे अगला प्रश्न है, खजरी लोकगीत मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में गाया जाता है? तो ये मिर्जापुर में गाया जाता है, पूर्वांचल जिसे हम कहते हैं। इससे अगला प्रश्न है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक नौचंदी मेला कहाँ लगता है? तो ये मेरठ में लगता है, जहाँ की हिंदू धर्म के भी और मुस्लिम धर्म के भी जो व्यक्ति हैं सभी जाते हैं। टोटल जनसंख्या जाती है ज्यादा से ज्यादा, इसमें बहुत भीड़ इकट्ठी होती है। तो इसका नाम है नौचंदी मेला। इससे अगला प्रश्न है, शाकंभरी देवी मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ आयोजित किया जाता है? तो इस सहारनपुर में किया जाता है। इससे अगला प्रश्न है, सैयद सालार मसूद गाजी की ऐतिहासिक दरगाह कहाँ है? तो ये बहराइच में हो जाएगी। इससे अगला प्रश्न है, हाजी वारिस अली शाह की मजार पर देवा शरीफ मेला कहाँ लगता है? तो ये बारांकी में हो जाएगा। इससे अगला प्रश्न है, बटेश्वर मेला प्रसिद्ध पशु मेला कहाँ लगता है? तो उत्तर प्रदेश के आगरा में लगता है, जहाँ की ताजमहल भी है। इससे अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में गोकुल बैराज परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो हो जाएगा यमुना, यमुना पर स्थित है। इससे अगला प्रश्न है, माता टीला बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? उत्तर हो जाएगा बेतवा नदी, ललितपुर, ललितपुर में इसकी लोकेशन है और बेतवा नदी पर यह है।
इससे अगला प्रश्न है रिहंद बांध गोविंद बल्लभ पंत सागर किस जिले में स्थित है? उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। इससे अगला प्रश्न है प्रसिद्ध गीता प्रेस उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो गोरखपुर में हो जाएगा। इससे अगला प्रश्न है बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने कहाँ करवाया था? तो ये फतेहपुर सीकरी में करवाया था। अब चलते हैं हम मेन टॉपिक भारतीय इतिहास इंडियन हिस्ट्री पर। इंडियन हिस्ट्री के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो एग्जाम में सटीक पूछे जाएंगे, बस यही प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, कोई कवर्ड प्रश्न नहीं है। आप इनका जो लेवल है उससे टेस्ट कर सकते हैं किस प्रकार से किस के टाइप के क्वेश्चन हैं। तो इसका 31वां पहला क्वेश्चन है प्रश्न हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से विशाल स्नानघर ग्रेट बेथ कहाँ मिला है? तो ये मोहनजोदड़ो हो जाएगा, जहाँ जिसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। अगर इसका दूसरा नाम कहें मृतक टीला, इसे मृतक टीला भी कहते हैं। इससे अगला प्रश्न हो जाएगा जैन धर्म के 24वें तीर्थकर और अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो मतलब 24 ही हुए हैं इसमें, 24वें और अंतिम मतलब एक ही है, तो ये महावीर स्वामी हो जाएंगे। अगर आपसे पूछे जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ये हो जाएंगे पार्श्वनाथ। जैन धर्म के जो हो जाएंगे संस्थापक पार्श्वनाथ हो जाएंगे। इससे अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये हो जाएंगे चाणक्य, जिन्हें हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं और बड़े ही राजनीतिक व्यक्ति थे। आज के टाइम के रो इन्हें हम बोल सकते हैं एनएसए अजीत डोभाल। प्रश्न नंबर 34 है भारत के राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा 24 तिल्लियां होती हैं। इससे अगला प्रश्न है प्राचीन भारत में गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो ये हो जाएगा श्रीगुप्त। श्रीगुप्त ही गुप्त वंश का संस्थापक था। आप बहुत ईजी है याद करना है। इससे अगला प्रश्न है अपनी विजयों के कारण किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है। आप मुझे समुद्रगुप्त के पिता का नाम बता दें। इससे अगला प्रश्न हो जाएगा कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा करवाया था? तो इल्तुतमिश ने करवाया था। शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी और ये इसे पूरा नहीं करवा सकता था, इसकी मृत्यु हो गई थी, तो इसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। इससे अगला प्रश्न है अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद किसने बनवाई थी? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। इससे अगला प्रश्न है दक्षिण भारत के विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो ये हम्पी हो जाएगी। और विजयनगर जो है जो विजयनगर नाम का एक हमारा शहर भी है, तो इसकी स्थापना किसने की थी? ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसे मुझे कमेंट में बताएंगे, शायद ही छूट गया है मुझसे। इससे अगला प्रश्न है दीन इलाही नामक नया धर्म किसने शुरू किया था? तो ये अकबर ने किया था। इससे अगला प्रश्न सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे। इससे अगला प्रश्न है खालसा पंथ की स्थापना 1699 में किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। इन्हों का ही नारा था 1.25 लाख एक लड़ावा तब गोविंद सिंह नाम लिखावा। तो इससे अगला प्रश्न है समुद्री मार्ग से भारत आने वाला पहला पुर्तगाली यात्री कौन था? तो ये हो जाएगा वास्को डिगामा। इस समुद्री भाई इसका एक बहुत अच्छी मैं तुम्हें कहानी बताता हूँ। वास्को डिगामा हमारे देश को खोजते खोजते पहुंचा वेस्ट इंडीज में और उसने कह दिया कि यहाँ के लोग हल्के काले हैं तो ये हैं इंडिया वाले। वहाँ का नाम पहले वेस्ट इंडीज नहीं था, तो वहाँ का नाम रख दिया इसने इंडिया। तो वहाँ बाद में वेस्ट इंडीज कहने लगे, पर इसने ही बाद में भारत की खोज की, इसलिए फिर बाद में उन्हें भी वेस्ट इंडीज कहा गया और हमें इंडिया। इससे अगला प्रश्न है 44वां 1905 में बंगाल का विभाजन किस अंग्रेज वायसराय के समय हुआ था? तो ये हो जाएगा लॉर्ड कर्जन के समय। इससे अगला प्रश्न है स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? तो ये बाल गंगाधर तिलक जी ने दिया था। ये हमारे प्रसिद्ध एक बहुत प्रसिद्ध लेखक थे। प्रश्न नंबर 46 है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले थे जो इनको राजनीति सिखाया करते थे। भाई जिसने इतना अच्छा राजनीतिज्ञ अपना शिष्य पैदा किया वो गुरु कितना तगड़ा राजनीतिज्ञ होगा, आप मुझे ये बता सकते हैं कमेंट में। लंदन में हुए 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता कौन कौन थे? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। अंग्रेज चाहते थे कि दलितों का एक देश अलग बने, इसलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को सम्मेलन में बुलाया गया। इसलिए अनशन किया था महात्मा गांधी ने और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और जो है महात्मा गांधी के बीच में इराविन समझौता हुआ था। इराविन समझौता, इराविन ये पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इराविन समझौता हुआ था, इसका सन मुझे कमेंट में बता दें। इसके तहत जो है हमारे जो दलित हैं देश के उनको आरक्षण की बात कही गई थी, देश दूसरा नया बनाकर। इसका अगला प्रश्न है 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो यह हो जाएंगे हमारे सुभाष चंद्र बोस जी। इससे अगला प्रश्न है
कैबिनेट मिशन भारत में किस वर्ष आया था? तो ये 1946 में आया था। 50 स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो ये मौलाना अबुल कलाम आजाद जी थे, अब्दुल कलाम आजाद नहीं थे। प्रश्न अब चलते हैं हम संविधान और राजनीति पर, जो कॉन्स्टिट्यूशन है और हमारा एंड पॉलिटी है। इसके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिन्हें हम पढ़ते हैं। अगर ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, अगर नहीं आए तो भाई डिसलाइक मार देना और चैनल कर देना अनसब्सक्राइब। भारतीय संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद और सिन्हा जी थे, यही चुने गए थे। प्रश्न नंबर 52 है, संविधान सभा में उपदेश उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू जी ने हमारे किया था, जिन्हें हम चाचा जी के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न नंबर 53 है, भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी किस देश के लिए है? तो आयरलैंड के लिए है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 368 में है ये। तो चलते हैं इससे अगले प्रश्न पर। राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो ये हो जाएगा 352, जो हमारे कोरोना के टाइम पर लगी थी। इससे अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी की नियुक्ति कौन करता है? तो ये हो जाएगा उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति हमारे भारत के करते हैं संविधान में। इससे अगला प्रश्न है, लोकसभा का सदस्य एमपी बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये 25 वर्ष होनी चाहिए। अगर इसे घटाकर 21 कर दिया जाए तो बहुत महान कार्य होगा, क्योंकि अगर देश के लिए 21 साल का ही एक युवा लड़ सकता है तो फिर राजनीति में क्यों नहीं लड़ सकता। प्रश्न नंबर 58 है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये हो जाएगी 30 वर्ष। इससे अगला प्रश्न, भारत में ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो ये हो जाएगी 21 वर्ष। धन विधेयक सबसे पहले, मनी बिल सबसे पहले किस सदन में पेश किया गया? तो ये लोकसभा में पेश किया गया, जो हमारे राज्य की सीटें होती हैं उसकी एक लोकसभा होती है जहाँ सारे विधायक बैठते हैं राज्य के। इससे अगला प्रश्न, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो ये सुकुमार सेन थे। इससे अगला प्रश्न हो जाएगा, संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? तो ये 10वीं अनुसूची हो जाएगी। इससे अगला प्रश्न है, 1953 में भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो ये आंध्र प्रदेश हो जाएगा। इससे अगला प्रश्न है, प्रेस की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ प्रेस की किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? उत्तर इसका हो जाएगा अनुच्छेद के 19 के पहले के ए में हो जाएगा, जो हमारा अनुच्छेद 19 के उसके पहले के ए में हो जाएगा। इससे अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कार्यकाल का कितना समय होता है? तो ये 3 वर्ष और 70 वर्ष की आयु तक हम इसे नियुक्त रह सकते हैं। इस पर 3 वर्ष जो है मिनिमम होता है, इतने हम कर सकते हैं। 70 वर्ष के बाद रिटायर कह सकते हैं, एक प्रकार से रिटायर हो जाते हैं। इससे अगला प्रश्न है, भूगोल और पर्यावरण, ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट। एनवायरमेंट से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इससे अगला प्रश्न है 66वां, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व के कुल भू भाग में भारत का हिस्सा कितना है? तो ये लगभग 2.4% हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लें कि भारत की जनसंख्या कितनी है पूरे विश्व की, तो ये आप बता देंगे 16% है लगभग। 16.2 भी आप कह सकते हैं, इसे एक ही बात है। प्रश्न नंबर 67 है, भारत का मानक समय IST किस देशांतर रेखा से गुजरता है? ये लिया गया है। तो ये पूर्वी देशांतर 82.5 डिग्री प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है। प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है 85.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। इससे अगला प्रश्न है, दक्षिण में नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये डोडा बेटा हो जाएगी। इससे अगला प्रश्न है, भारत का केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो ये अरब सागर में स्थित है। अगर आपसे पूछ ले पश्चिम की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ऊंचे पहाड़ कौन से हैं, तो आप मुझे इसका जवाब कमेंट में दें, क्योंकि भाई कुछ अपना दिमाग आप भी चलाइए। इससे अगला अगर प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को कौन सा चैनल अलग करता है? तो ये 10 डिग्री का चैनल अलग करता है। अगर आपसे पूछ ले निकोबार और इंग्लैंड को अलग कितने डिग्री का चैनल करता है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 8 डिग्री हमारा हो जाएगा, 8 डिग्री हो जाएगा। इससे अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं? तो ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों को दो मिलकर बनाती हैं, दो नदियों को बनाती हैं। इससे अगला प्रश्न है, भाखंडा नागाल बांध किस नदी पर बना है? तो ये हो जाएगा सतलुज नदी पर। इससे अगला प्रश्न है, कपास कॉटन की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? तो ये काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी भी कह सकते हैं। इससे अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत के सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा कर्नाटक। इससे अगला प्रश्न, कृषि क्षेत्र की नीली क्रांति किससे संबंधित है? ब्लू रिवोल्यूशन। तो ये मत्स्य मछली उत्पादन से है। अब आप मुझे, एक दूध के लिए क्रांति चलाई गई थी, दूध, उसका नाम मुझे आप कमेंट में बताइए।
इससे अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट टाइगर भारत में बाघों को बचाने के लिए कब शुरू किया गया था? तो 1973 में किया गया था। हमारा जो राष्ट्रीय पशु है वो बाघ ही है। इससे अगला प्रश्न है, गिर राष्ट्रीय उद्यान एशिया शेरों के लिए प्रसिद्ध किस राज्य में है? तो ये हो जाएगा गुजरात में है। इससे अगला प्रश्न है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, तो ये हो जाएगा कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, जो अंडमान निकोबार में है। अगर सबसे उत्तरतम बिंदु पूछ ले तो कौन सा हो जाएगा, ये आप मुझे बताएंगे। इससे अगला प्रश्न है, सौरमंडल में पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है? तो ये शुक्र को कहा जाता है। ये एक ठंडा ग्रह भी है कुछ। इससे अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किस देशांतर को कहते हैं? तो 180 डिग्री देशांतर रेखा को कहते हैं। अब चलते हैं सामान्य विज्ञान और विविध पर। जो हमारा साइंस है स्टैटिक जीके है, जैसे कि स्टैटिक जीके में आते हैं बहुत सारे नाटक, और साइंस में हमारा विज्ञान है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो प्रमुख जो प्रश्न है ये हम देखते हैं। घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर मुख्य रूप से कौन सी गैस भरी होती है इसमें? तो इसमें होती है ब्यूटेन और प्रोपेन। वैसे अगर ब्यूटेन से भी चल सकता है, ज्यादा मात्रा ब्यूटेन की होती है, प्रोपेन की कम। इससे अगला प्रश्न है, कुत्ते के काटने से होने वाले रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो ये लुई पास्चर ने की थी। लुई पास्चर हो जाएगा। इससे अगला प्रश्न है, दुनिया की पहली एंटीबायोटिक पेंसिल की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। इससे अगला प्रश्न है, विमानों की दिशा और दूरी मापने वाले रडार का आविष्कार किसने किया था? तो रॉबर्ट बॉटसन बॉट ने किया था। इससे अगला प्रश्न है, प्रकाश के किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो ये हो जाएगा बैंगनी। इससे अगला प्रश्न है, पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो ये हो जाएगा 4 पर। ये जो है 4 सेल्सियस पर होता है, 4 डिग्री पर होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। इससे अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो हो जाएगा यकृत, जिसे हम इंग्लिश में लीवर कहते हैं। इससे अगला प्रश्न है, रक्त में शुगर नियंत्रित करने वाले इंसुलिन का निर्माण किस अंग में होता है? तो ये अंगनाशय में होता है, पैंक्चरेस में होता है। तो हो जाएगा अंगनाशय में। इससे अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का जीवन काल लगभग कितना होता है? तो ये 120 दिन हो जाएगा। इससे अगला प्रश्न है, गोइटर गैंगा रोग मानव शरीर में किस तत्व की कमी से होता है? तो ये आयोडीन की कमी से होता है। इससे अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है। इससे अगला प्रश्न है, कंप्यूटर मेमोरी की इकाई एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो ये 8 बिट्स होते हैं। और आप मुझे बता सकते हैं एक जीबी में कितने एमबी होते हैं, कमेंट में। इससे अगला प्रश्न है, इंटरनेट के संदर्भ में www का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब, हिंदी में आप इसे देख सकते हैं। इससे अगला प्रश्न है, कृषि और ग्रामीण विकास के लिए नव बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1982 में की गई थी। इससे अगला प्रश्न है, ब्रिक्स का संगठन में एस अक्षर किस देश को दर्शाता है? तो साउथ अफ्रीका को दर्शाता है। मैं आपको टोटल बताता हूँ कौन सा किसको दर्शाता है। तो बी ब्रिटेन को, आर रसिया को, आई इंडिया को, सी चाइना को, एस साउथ अफ्रीका को। तो ये इसके मेन नाम है जिन्हें आप याद कर सकते हैं। इससे अगला प्रश्न 6, चिकित्सा और राहत संगठन रेडॉक्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जेनेवा में हो जाएगा, स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न है, मैग्सेसे पुरस्कार जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है किस देश के द्वारा दिया जाता है? तो फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है। एक यूरोपीय देश है। भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो उत्तर साहित्य लिटरेचर के लिए दिया जाता है। इससे अगला प्रश्न है, 99, विंग्स ऑफ फायर भारत के किस महान व्यक्ति की आत्मकथा है? तो यह हो जाएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। महान व्यक्ति थे, कभी अखबार बेचा करते थे। ये हमारे देश के राष्ट्रपति बने, एपीजे अब्दुल कलाम आजाद। इनका नाम लेते वक्त भी एक अलग ही ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसमें में जो है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे, तो ये हो जाएगा NH 44 श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। ये एक हाईवे है जो हमारे श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। तो आज की क्लास रखते हैं यहीं तक। धन्यवाद। और भाई हाँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यूपी होमगार्ड में अगर इससे ये 100 क्वेश्चन है, 100 से 80 तो भाई कंफर्म ही मान के चलो। 70 छोड़ो, 80 छोड़ो, 70 तो कंफर्म ही मान के चलो। 70 तो पक्के ही आने हैं इसमें। ये प्रश्न जो हैं 70 तो पक्के ही आने हैं। इसमें 70 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, पूछे कितने भी जा सकते हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है 70, 100 में से। महत्वपूर्ण तो 100 ही है, पर जो हमारे हो जाएंगे 70 महत्वपूर्ण हो जाएंगे। तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर दें नेक्स्ट, तो मैं नेक्स्ट क्लास लेकर आ जाऊँगा। तो धन्यवाद।